स्वागत है दोस्तों आपका संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल रिवीजन सीरीज में क्वांट का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स कवर किए हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उन तीनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से वीडियोस को देखें, ठीक है। और आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस आएंगी वो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और ताकि आपकी आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। इस रिवीजन सीरीज में हम जीएस सेक्शन की वीडियोस भी अपलोड करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीएस और क्वांट की कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी पेपर से पहले एक प्रॉपर रिवीजन हो, तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज स्टार्ट करते हैं आज हमारा अपना चौथा लेक्चर। तो चौथे लेक्चर का पहला क्वेश्चन है जी, द नंबर ऑफ टाइम्स 2 इज यूज्ड व्हाइल राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 तक अगर हमको गिनती लिखेंगे तो उसमें हम 2 कितने बार यूज करेंगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम याद रखेंगे जी 20 टाइम्स 2 को लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम याद रखेंगे कोई भी डिजिट है तो कोई भी डिजिट 20 टाइम्स लिखा जाता है अप टू 100। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें गिवन है जी 0.38 इंटू 7.2 की वैल्यू 2.736 है, और हमें निकालना क्या है जी 38 इंटू 0.0072। अब 38 इंटू 72 इधर भी है, 38 इंटू 72 इधर भी है, ठीक है जी। इट मीन्स आंसर 2736 आएगा, बट हमें डेसिमल प्लेसेस को देखना है। अब डेसिमल प्लेसेस ध्यान से गिनते हैं जी। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितनी बन रही हैं 3, तो यहाँ पे 3 प्लेस पे डेसिमल था। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितनी बन रही हैं 4, तो 4 प्लेस पे डेसिमल आना चाहिए, तो हम 4 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर होगा 0.2736। तो हमारा करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना है जी 2160, और उनका एचसीएफ कितना है जी 6। हमें एचसीएफ और एलसीएम की रेशियो निकालनी है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जी एचसीएफ और एलसीएम का। एक फॉर्मूला है जी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम 2 नंबर्स के केस में यूज करते हैं कि अगर 2 नंबर्स का एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है और उनका प्रोडक्ट पता है, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ पता है 6, एलसीएम मिसिंग है, ठीक है, और प्रोडक्ट पता है। प्रोडक्ट कितना है जी 2160, तो यहां से हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम आएगा जी 2160 बाय 6 विच इज 360, ठीक है जी। तो हमें एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया। पूछा क्या गया है जी एलसीएम और एचसीएफ की रेशो, तो एचसीएफ और एलसीएम की रेशो निकाल देते हैं जी। एचसीएफ था 6, एलसीएम आया 360, तो रेशियो कितनी है जी 1:60। तो हमारा करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। अब ये सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन है जी। हमें 3 नंबर्स गिवन है, चौथा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जी। तो सीरीज को ध्यान से देखते हैं जी। सबसे पहला नंबर है 3। अब इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है 3, 14 और 49 का नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉन्सेप्ट है 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 7 14, उसके बाद 39 था, 39 बनेगा 3 इंटू 13 39। अब नेक्स्ट टर्म देखें तो यहाँ पे 4 आएगा जी, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है 1 2 3 देन 4। अब इधर वाली सीरीज देखते हैं, यहाँ पे +4 हो रहा है जी, यहाँ पे +6 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए +8। तो 13 में 8 प्लस किया कितना हो जाएगा 21, और 4 इंटू 21 कितना होगा जी 84। तो हमारा करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। द वैल्यू ऑफ 0.2304 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.1764 अपॉन 0.2304 माइनस अंडर रूट ऑफ 0.1764, ठीक है जी। अब इनकी अंडर रूट वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेंगी। तो 2304 का अंडर रूट होता है जी 48, एंड 1764 का अंडर रूट होता है जी 42। अब यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज हैं, तो 4 प्लेस पे डेसिमल होने की वजह से जो 0.2304 है उसका अंडर रूट कितना बनेगा जी 0.48, एंड सिमिलरली 0.1764 का अंडर रूट कितना बनेगा जी 0.42। तो हमारे पास टर्म्स बन गई 0.48 प्लस 0.42 अपॉन 0.48 माइनस 0.42।
ऊपर आएगा 0.9, नीचे आएगा जी 0.06। तो ये सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना बनेगा जी 15, और करेक्ट ऑप्शन होगी जी हमारी ऑप्शन 4। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जी। पी कितने दिन में काम कर सकता है? 15 दिन में। क्यू कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। क्यू ने स्टार्ट किया काम और काम को उसने 5 दिन बाद छोड़ दिया, तो हमें बताना है कि पी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं जी 15 और 10 का। 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 30। ये हमारे लिए टोटल वर्क है जी। तो इसके अकॉर्डिंग पी की एफिशिएंसी कितनी बनती है एक दिन की? 2 यूनिट। और क्यू की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी बनेगी? 3 यूनिट। ठीक है। अब स्टार्ट किसने किया जी? क्यू ने। क्यू ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। अब क्यू एक दिन में 3 यूनिट काम करता है जी, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 15 यूनिट काम करेगा जी। ठीक है। अब 30 टोटल था, उसमें से 15 क्यू ने खत्म कर दिया, बचा कितना जी? रिमेनिंग काम कितना भी? 15 यूनिट। अब ये काम कौन खत्म करेगा? पी। पी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है जी? 2 यूनिट। तो पी को 15 यूनिट खत्म 15 यूनिट खत्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 7.5 दिन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइप्स एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन है जी। इसमें क्या बोल रहा है? एक पाइप ए है जो 2 घंटे में टैंक को फिल कर सकती है, पाइप बी है जो 3 घंटे में फिल कर सकती है, और एक आउटलेट पाइप है सी जो एम्प्टी कर सकती है 6 घंटे में। हमने तीनों पाइप्स को इकट्ठे चलाया, साइमल्टेनियसली चलाया, तो हमें बताना टैंक कितनी देर में भरेगा। ठीक है जी। तो इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट, एलसीएम लेंगे। ए का टाइम कितना गिवन है हमें? 2 आवर्स। बी का टाइम कितना गिवन है? 3 आवर्स। और सी का टाइम हमें गिवन है 6 आवर्स। पर सी एम्प्टी करती है इसलिए वो नेगेटिव मानी जाएगी। तो 2 3 6 का एलसीएम कितना बनता है? 6। ये हमारे लिए टोटल वर्क है। तो अब ए 2 घंटे में 6 यूनिट काम करेगी, तो 1 घंटे में एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3 यूनिट। बी की 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी? 2 यूनिट। और सी की 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी निकलेगी? -1 यूनिट। अब तीनों पाइप्स इकट्ठे काम करेंगी, तो अगर तीनों पाइप्स इकट्ठे काम करेंगी तो कितना काम हो जाएगा जी? तीनों का मिलके 4 यूनिट। ठीक है। अब हमें बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा। अब 6 यूनिट टोटल काम है जी। अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में 4 यूनिट कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगा जी उनको? टोटल 1.5 घंटा। तो कितनी देर में हो जाएगा? 1.5 घंटे। मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। The difference in rupees in discounts between two successive discounts of 8% each and a single discount of 16% on rupees 1000। ठीक है जी। एक बंदा मान लो कि हमें 2 बार डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 8% प्लस 8% सक्सेसिवली, और एक बंदा हमें एक सिंगल डिस्काउंट दे रहा है 16%, 1000 रुपए के ऊपर। तो हमें बताना है दोनों के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना होगा, या डिस्काउंट में डिफरेंस कितना होगा। अब अगर सक्सेसिव की बात करें, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है A+B - AB अपॉन 100। अब जो बंदा हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है वो किस रेट पे दे रहा है? 8%। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ओवरऑल डिस्काउंट कितना बनेगा? 16 माइनस 0.64, मतलब 15.36% डिस्काउंट। ठीक है जी। और जो दूसरा बंदा हमें डिस्काउंट दे रहा है वो इंडिविजुअली कितना दे रहा है हमें? सिर्फ 16%। तो दोनों को कंपेयर करने पे हमें पता चल रहा है कि कितना डिफरेंस है जी दोनों के बीच में? 0.64% का। तो ये डिफरेंस आएगा जी दोनों के डिस्काउंट में। तो 1000 रुपीज पे अगर हम देखें 0.64% कितना बनता है जी? वो बनेगा जी इसके डेसिमल हटाए 6.4 रुपीज। ठीक है जी। तो दोनों के डिस्काउंट में डिफरेंस कितना आएगा? 6.4 रुपीज का। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शॉपकीपर मार्क प्राइस कितना करता है जी? 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद डिस्काउंट कितना दे रहा है जी? वो 40% डिस्काउंट दे रहा है। तो हमें बताना है उसको गेन या लॉस कितना हुआ। सिंपल क्वेश्चन है। मान के चलते हैं कि सीपी 100 रुपये है, तो इसने उसमें सबसे पहले क्या किया? मार्कअप किया। कितना मार्कअप किया? 50%। तो एमपी कितनी बन गई जी उसकी? 150। ठीक है। अब इस मार्क्ड प्राइस पे उसने डिस्काउंट दिया जी। कितना डिस्काउंट दिया? 40%। तो इसमें मैं 40% माइनस करूंगा, तो 150 का जो 40% बनता है वो 60 रुपीज बनता है।
तो यहाँ से मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 150 माइनस 60, 90 रुपये। ठीक है जी। इट मीन्स 100 रुपये की जो कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ थी वो 90 में सेल हुई, तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है जी। लॉस कितना हो रहा है 10 रुपये का, और लॉस परसेंटेज भी कितनी हो रही है जी 10%। तो हमारा करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन 4। इसमें हम डायरेक्ट सक्सेसिव चेंज भी यूज़ कर सकते हैं जी। अगर आप ये वैल्यूज़ के थ्रू नहीं करना चाहते तो हम सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, a+b+ab/100, जिसमें पहली जो परसेंटेज है वो इंक्रीज है 50% तो पॉजिटिव, दूसरा 40% डिस्काउंट है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 50 × 40/100। तो 10 माइनस कितना आया जी ये 20/100, 1/5 सेकेंड। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, दो नंबर्स हैं जी जिनकी रेशियो कितनी है 9:16, और दोनों नंबर्स को कितना इंक्रीज किया 15-15, जिसके कारण रेशियो कितनी होगी 2:3। हमें वो बताना है नंबर्स कौन कौन से। ठीक है जी। अब इसको हम बाय ऑप्शंस भी कर सकते हैं और बाय कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के थ्रू देखें तो पहले जो नंबर्स हैं 9:16 की रेशियो में तो नंबर्स कौन से होंगे 9x एंड 16x। जो नई रेशियो है जी वो कितनी है 2:3। ठीक है। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आया 9x 16x की रेशियो से 2:3 पहुंचने में जो डिफरेंस है वो कितना कितना है जी दोनों नंबर्स का 15-15। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9x × 3 किया तो 27x हो गया, 16x × 2 किया तो 32x हो गया। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे हमेशा, 32x माइनस 27x। सिमिलरली अब नीचे वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 2 30, 15 3 45, तो 45 माइनस 30। तो हमारे पास 5x की वैल्यू कितनी आई 15, और x हमारे लिए कितना आ गया जी 3। इट मीन्स जो हमारे नंबर्स थे ओरिजिनल नंबर्स आर 9x है तो 27 एंड 16x है 48। तो ये हमारे दो नंबर्स हैं जी। तो हमारा करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, the weights of zinc, copper and aluminium in an alloy are in the ratio 2:3:7. If the alloy weighing 48 kg, then the difference in the weight of zinc and aluminium is। ठीक है जी। एक alloy है जिसमें तीन मेटल्स हैं जी, जिंक, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और इनकी तीनों की रेशियो कितनी है जी 2, 3 एंड 7। हमें ये बताया गया कि टोटल वेट इस अलॉय का 48 kg है। इट मीन्स 2x प्लस 3x प्लस 7x किसके इक्वल है 48। तो ये 12x आ गया जी, 12x 48 है तो x कितना आया हमारे लिए 4। हमें बताना क्या है जी डिफरेंस बताना है वेट ऑफ जिंक एंड एल्यूमिनियम। अब जिंक कितना था 2x, एल्यूमिनियम कितना है जी 7x। तो हमें एल्यूमिनियम और जिंक का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना आएगा 5x। तो x की वैल्यू कितनी आई है 4, तो 5 × 4 करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा जी दोनों के बीच 20 kg का। तो करेक्ट ऑप्शन है जी आंसर सी। एक क्रिकेटर है जी, उसने पहले टेस्ट मैच में 180 रन बनाए, दूसरे में 258 रन बनाए। ठीक है जी। तो तीसरे मैच में उसको कितने रन स्कोर करने पड़ेंगे ताकि उसकी ओवरऑल एवरेज कितनी बन जाए तीनों टेस्ट मिला के 230 रन। अब जो एवरेज है जी तीनों मैचेस की वो 230 है। इट मींस उसके हर मैच में 230 रन होने चाहिए। ठीक है। अब पहले मैच में उसने कितने बनाए 180, दूसरे मैच में कितने बनाए 258। हमें बताना है तीसरे मैच में वो कितने बनाए। अब पहले मैच का एवरेज से अगर हम डिफरेंस देखें, पहले मैच का एवरेज से डिफरेंस कितना है जी -50, मतलब 50 रन उसके कम है एवरेज से। ठीक है। सेकंड मैच में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना है जी +28। ठीक है। मतलब उसने एवरेज से 28 रन एक्स्ट्रा बना लिए। ठीक है जी। अब पहले मैच की 50 रन की रिकवरी में उसको जो पहले मैच में 50 की कमी थी उसमें से 28 उसने सेकंड मैच में पूरे कर लिए जी। अभी भी उसके 22 रन शॉर्ट हैं एवरेज को कंप्लीट करने के लिए। इट मींस उसको लास्ट मैच में, ठीक है जी, 22 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे एवरेज से।
तो एवरेज कितनी है जी 230, उसमें उसको 22 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, तो लास्ट मैच में कितने रन बनाएगा जी वो 252। तो हमारा करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी। ठीक है जी। तो एक बार रिपीट करता हूं, इसमें हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ एवरेज से डिफरेंस नोट करके लास्ट मैच के रन निकाले हैं। पहले मैच में उसको 50 रन कम पड़ रहे हैं जी एवरेज से, जिसमें से 28 रन्स की रिकवरी उसने सेकंड मैच में की, क्योंकि उसने 28 रन्स एक्स्ट्रा बनाए एवरेज से। अब 50 रन्स की शॉर्टेज थी, 28 रन्स उसने रिकवर कर लिए, बचे कितने जी 22। तो वो 22 रन्स की रिकवरी उसको लास्ट मैच में करनी पड़ेगी, तो वो लास्ट मैच में एवरेज से 22 रन्स एक्स्ट्रा बनाएगा। तो 230 उसकी एवरेज है, 22 रन्स उसको एक्स्ट्रा बनाने हैं, तो कितना रन्स आएंगे जी उसके 252 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 बंदों का एवरेज वेट 2.5 केजी इंक्रीज होता है अगर उनमें से 56 केजी वाला बंदा छोड़ के चला जाता है और उसकी जगह पे कोई नया बंदा आता है। तो हमें बताना है जो नया बंदा है उसका वेट कितना। ठीक है, अब 8 बंदे हैं जी ग्रुप में, सबका वेट 2.5 केजी इंक्रीज हुआ। इट मींस पूरे ग्रुप का जो वेट है वो कितना इंक्रीज हुआ 20 केजी। अब ये 20 केजी वेट इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है कि एक बंदा छोड़ के गया, उसकी जगह पे नया बंदा आया। तो जो नया बंदा आया होगा वो जाने वाले बंदे से 20 केजी एक्स्ट्रा वेट वाला होगा, जिसके कारण सबका एवरेज इंक्रीज होगा। अब जो छोड़ के जा रहा है वो कितने केजी का 56। अब जो नया बंदा आया होगा इससे 20 केजी हैवी है, तो जो नया बंदा आया उसका वेट कितना होगा जी 76 केजी। हमारा आंसर है जी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम खरीदा कितने में 40,000 में, और उसको आगे बी को बेच दिया 4% लॉस पे। बी ने फर्दर उसको सी को सेल किया कितने में 40,320 रुपए में। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है बी का। ठीक है जी, ए से स्टार्ट करते हैं। ए ने 40 का खरीदा, उसको बी को सेल किया कितने लॉस पे 4% लॉस पे। अब 40,000 पे 4% लॉस मतलब 1,600 रुपए लॉस के हो गए। तो 40,000 वाली चीज कितने में बिकेगी 38,400 में बिकेगी। अब बी की कॉस्ट प्राइस 38,400 है। अब बी ने फर्दर वही चीज सी को सेल कर दी, कितने में सेल की 40,320। मतलब बी 38,400 का खरीद रहा है और 40,320 का बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है जी यहाँ से। ए अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो यहाँ से मेरा डिफरेंस निकलता है 1920 रुपीज, तो ये मेरा प्रॉफिट है। इसी की मेरे को परसेंटेज सॉल्व करनी है, तो प्रॉफिट परसेंट बी का कितना होगा 1920 अपॉन 38400 इंटू 100। तो ये सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू आएगी जी 5%। मेरा करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ अ शर्ट सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 15% एंड 17% इज ₹3, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज। ठीक है जी, एक शर्ट सेल कर रहा है, अगर उसको 15% प्रॉफिट पे और 17% प्रॉफिट पे देखते हैं डिफरेंस, तो ₹3 का डिफरेंस है जी। अब एक बार शर्ट बिक रही है 15% प्रॉफिट पे, दूसरी बार बिक रही है 17% प्रॉफिट, तो डिफरेंस कितना निकला है प्रॉफिट में 2%। अब ये 2% का डिफरेंस हमें गिवन है कितना ₹3, मतलब 2% की वैल्यू ₹3 है, और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है जी 100%, तो 100% वैल्यू कितनी बनेगी 150 रुपीज। तो करेक्ट आंसर होगा जी हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल पॉपुलेशन एक विलेज की 5,000 है जी। मेन कितने इंक्रीज हुए 10%, वुमेन कितनी इंक्रीज हुई 15%, जिसके कारण टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी जी 5600 होगी। हमें बताना है कि ओरिजिनली नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी। अब इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, कैसे। अब 5,000 से पॉपुलेशन कितनी हुई है जी 5600। यहां से हम एवरेज इंक्रीज निकाल लेंगे परसेंटेज की फॉर्म में, कितना इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज चेंज अगर यहां से हम निकालते हैं ओवरऑल, तो 600 इंक्रीज हुआ कितने में से 5,000 में से। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा जी हमारे पास 12% इंक्रीज। ठीक है जी, मतलब ओवरऑल जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ठीक है, वो 12% है। अब यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, मेन कितने परसेंट इंक्रीज हुए 10%, वुमेन कितनी इंक्रीज हुई 15%, ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई 12%। माइनस करके एलिगेशन लगाया, तो यहाँ पे मेन और वुमेन की रेशियो आ गई थी।
ठीक है। अब टोटल कितने बंदे थे ओरिजिनली? 5000। इट मीन्स 3000 उसमें से मेन थे और 2000 कितनी थी? वुमेन। तो हमें वुमेन पूछा गया जी, तो वुमेन की वैल्यू 2000 है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, रतन का एक्सपेंडिचर और सेविंग किस रेशियो में? 5:1। अगर उसकी सैलरी 25% इंक्रीज हुई और सेविंग 15% इंक्रीज हुई, ठीक है, तो हमें बताना उसका एक्सपेंडिचर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है जी। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी मतलब जितनी उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग है दोनों को मिला के जो बनेगा वो उसकी सैलरी होगी। तो मान के चलते हैं कि उसका एक्सपेंडिचर 500 रुपये है, तो अगर एक्सपेंडिचर 500 होगा तो सेविंग कितनी होगी जी? 100 रुपये, क्योंकि 5:1 की रेशियो है। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ के उसका क्या बनेगा हमारे पास? सैलरी। तो सैलरी उसकी कितनी हुई जी? 600। ये ओरिजिनल है। अब उसकी सैलरी इंक्रीज होती है जी 25%, मतलब 600 में 25% प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये कितना बन जाएगा? 750। ठीक है। और उसकी जो सेविंग है वो 15% इंक्रीज होगी, मतलब 100 रुपए की बजाय अब 15% एक्स्ट्रा सेविंग करेगा, तो कितने की करेगा? 115। तो यहां से उसका जो एक्सपेंडिचर है इन दोनों का डिफरेंस वो कितना आता है जी? 635। मतलब पहले जो उसका खर्चा 500 था, अब वो कितना हो रहा है? 635 हो रहा है। ठीक है। तो खर्चा कितना बढ़ गया? 135 रुपीज। हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है कि कितना चेंज आया। तो 135 का चेंज है कितने में? 500 में। तो सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ गया? 27%। तो उसका एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ जी? 27% इंक्रीज हुआ। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक साइक्लिस्ट है जिसने अपनी जर्नी सुबह कितने बजे स्टार्ट की है जी? 7:30 बजे स्टार्ट की है। ठीक है। कितनी स्पीड पे जा रहा है वो? 8 की स्पीड पे। 30 मिनट बाद दूसरा साइकिलिस्ट स्टार्ट होता है सेम जगह से, वो 10 की स्पीड पे स्टार्ट होता है। हमें बताना है कितने बजे बी है जो सेकंड साइकिलिस्ट है वो ए को ओवरटेक करेगा। इसमें हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जी। अब ए 7:30 बजे स्टार्ट हुआ 8 की स्पीड पे, बी स्टार्ट होता है 8 बजे, मतलब 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक सिर्फ ए चलेगा। ठीक है जी। अब ए 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाता है, तो आधे घंटे में ए कहां पे पहुंच जाए? कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 4 किलोमीटर। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था जी। ठीक है जी। अब 4 किलोमीटर आगे निकल गया ए। ए अब यहां पे जा रहा है जी। ए अपना कितनी स्पीड पे जा रहा है? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब यहां से बी स्टार्ट हो जाता है कितनी स्पीड पे? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। हमें यह बताना है कि बी ए को कितने बजे कैच करेगा। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर। अब दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जी, तो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो ये कितना आ गया? 4/2। 2 घंटे लगेंगे जी उसको ओवरटेक करने में। अब ये 2 घंटे कब से काउंट होंगे? जब बी स्टार्ट हुआ। बी कितने बजे शुरू हुआ जी? 8 बजे। 8 बजे से 2 घंटे ऐड किए तो कितने बजे मिलेगा जी उसको? 10 बजे मिलेगा। तो करेक्ट आंसर हुआ जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में कितना है जी? 225। और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम सम के ऊपर सेम रेट पे 2 साल में कितना है? 153। हमें बताना है प्रिंसिपल कितना है। ठीक है जी। तो इसमें डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जी। 3 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी? 225। तो 1 साल का कितना हो जाएगा जी? 225/3। ये कितना हो जाएगा? 75। तो यहां से 2 साल का आ जाएगा। 2 साल का कितना आया? 75 इंटू 2, 150 रुपीज। ठीक है। मतलब 2 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है जी? 150 रुपीज। और 2 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 153 रुपीज। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला फॉर 2 ईयर्स यूज करेंगे, विच इज डिफरेंस इज इक्वल टू R% ऑफ SI फॉर 1 ईयर। ठीक है जी। तो डिफरेंस कितना हुआ जी दोनों में? वो 153 है, ये 150 है, तो 3 रुपए का डिफरेंस है। आर हमें पता नहीं जी। ठीक है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लेना है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 75। ये कैलकुलेट करने पे आर की वैल्यू आती है जी 4%। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया। अब क्या निकालना है? हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो डिफरेंस का ही एक सेकंड फॉर्मूला है 2 साल के लिए, विच इज डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इसको यूज करते हैं। डिफरेंस तो 3 रुपए है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, रेट हमने कितना कैलकुलेट किया? 4%।
तो यहाँ से p की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आती है 625 इंटू 3, ठीक है जी, ये आएगा सॉल्व करके 1875। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ जी ऑप्शन डी। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में से। तो इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं 2 इयर्स का डिफरेंस निकालने के लिए। एक फॉर्मूला है डिफरेंस इज इक्वल टू R% ऑफ SI फॉर 1 ईयर, और दूसरा फॉर्मूला है डिफरेंस इज इक्वल टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये दोनों ही फॉर्मूला 2 इयर्स का डिफरेंस या फिर 2 टाइम पीरियड्स का डिफरेंस कह सकते हैं जी हम। 2 टाइम पीरियड्स मतलब 2 टाइम पीरियड्स, वो हाफ ईयरली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, तो कोई भी 2 टाइम पीरियड्स होने चाहिए, उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी, 3 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हमने 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं जी। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइड्स क्या होंगी जी? इक्वल होंगी, ठीक है जी। उसके अंदर एक पॉइंट है जहां से हमने तीनों साइड के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए। 3 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हो गए जी, ये तीनों इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। एक परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर का है, एक 10 सेंटीमीटर का है, एक 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है। हमें हाइट ऑफ ट्राइंगल पता करनी, ठीक है जी। अब हाइट ऑफ ट्राइंगल पता करने के लिए सबसे पहले हम साइड ऑफ ट्राइंगल पता करते हैं, उसके बाद हाइट ऑफ ट्राइंगल पता करेंगे, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट्स को जोड़ रहा हूं। ए बी सी, ये ओ पॉइंट ले रहा हूं सेंटर। अब पहले बात करते हैं ट्राइंगल ए ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी का जो एरिया होगा जी, वो क्या होगा? हाफ इंटू ए इंटू ये जो पॉइंट ले लेते हैं पी क्यू आर, ओ पी। सिमिलरली ट्राइंगल ए ओ सी की अगर बात करें, इसमें इसका एरिया कितना बनेगा? हाफ इंटू ए इंटू ओ आर। एंड ट्राइंगल बी ओ सी की अगर बात करें, इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू ए इंटू ओ क्यू, ठीक है जी। ये तीनों ट्राइंगल्स का इंडिविजुअल एरिया आ गया जी। अगर इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया मैं प्लस करता हूं, एओबी, एओसी और बीओसी का, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आएगा, विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया प्लस करते हैं, ठीक है जी, जिसमें से हाफ ए हमारे लिए कॉमन होगा, ठीक है। बाकी क्या बचा हमारे लिए? ओ पी प्लस ओ आर प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? ए कैंसिल आउट हो जाएगा जी, 2 भी कैंसिल आउट करेंगे तो, ठीक है। अब ओ पी प्लस ओ आर प्लस ओ क्यू की वैल्यू, ओ पी कितना हमारे लिए? 15, ओ आर कितना है जी हमारे लिए? 10, ओ क्यू कितना है जी? 5। तो ये कितना आ गया जी हमें? अब √3/2a की वैल्यू आ गई जी हमारे पास 30, ठीक है। अब अगर हम निकालना, हमें क्या है जी? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला भी क्या होता है जी? √3/2a। तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू ही √3/2a की निकला है, विच इज 30 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया जी ऑप्शन बी। तो हमें साइड निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमारी हाइट ही यहां से कैलकुलेट हो जाती है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल विद इक्वल पेरीमीटर आर डिनोटेड बाय एस एंड आर, ठीक है जी। एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है जी? एस। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना है? आर, ठीक है जी। इन दोनों जो फिगर्स हैं, इनका पेरीमीटर इक्वल है जी, पेरीमीटर सेम है दोनों का, ठीक है। तो हमें एस और आर का रिलेशन बताना है जी, ठीक है। वैसे आप इस चीज को डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं कि अगर एक स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल है, तो स्क्वायर का जो एरिया है वो हमेशा ही रेक्टेंगल से बड़ा होगा, ठीक है। इसके पीछे का मैं लॉजिक भी आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि इनका पेरीमीटर दोनों का कितना है? 40। जस्ट एज्यूम करें कि 40 है, तो यहां से जो स्क्वायर की साइड आएगी, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आएगी? 10। और यहां से 2l प्लस बी 40 है, तो l प्लस बी कितना आएगा? 20। मतलब लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। अब हमें इन दोनों का एरिया निकालना है। अब
एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना बनता है 100। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, हमें पता है कि l प्लस बी की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, अगर l प्लस बी 20 है और हमें चाहिए l इंटू बी, जी l इंटू बी की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जी वो हो सकती है 100। मैथ्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वैल्यूज का सम पता है और उनका हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है, तो उनका जो मैक्सिमम प्रोडक्ट निकलेगा वो तभी निकलेगा अगर वो दोनों वैल्यूज सेम हैं। इट मीन्स हमें इनका मैक्सिमम प्रोडक्ट अगर निकालना है तो ये तब होगा अगर ये दोनों सेम है। तो सेम होंगी तो दोनों 10-10 हो जाएंगी, तो उनका मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बनेगा 100। ठीक है जी, मतलब विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल होगा अगर ये दोनों इक्वल है, बट रेक्टेंगल होने के कारण ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर L B के इक्वल नहीं है तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 100 से कम ही होगा। इट मींस एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो एरिया ऑफ स्क्वायर से कम ही रहेगा। ये चीज हमें याद रखनी है कि दो वैल्यूज या उससे ज्यादा वैल्यूज का प्रोडक्ट मैक्सिमम तब हो सकता है अगर उनकी वैल्यूज सबकी सेम होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, तो हमें परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया बताना है। रेडियस 10% बढ़ा दिया, ठीक है जी, तो एरिया कितना बढ़ेगा? इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे रिलेटिव का जी, सॉरी सक्सेसिव का, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है जी, क्योंकि अगर रेडियस इंक्रीज करते हैं तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई कांस्टेंट है, वो एरिया को इफेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट कौन करेगा? रेडियस। अब आर स्क्वायर है मतलब आर इंटू आर। ठीक है, तो जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसका इफेक्ट दो बार आएगा, दो बार आने की वजह से वो सक्सेसिव चेंज हो गया जी। तो सक्सेसिव चेंज का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो दो बार 10-10% इंक्रीज होगा जी, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा? 21%। ठीक है जी, तो ये जो सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट है ये किसी भी डायग्राम के लिए इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगर किसी भी डायग्राम की हम डायमेंशन चेंज करते हैं, किसी भी फिगर की हम डायमेंशन चेंज करते हैं इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो उसके एरिया पे कितना इफेक्ट आता है, उसके एरिया पे इफेक्ट हमेशा कितना आएगा? सक्सेसिव इफेक्ट आएगा, विच इज a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 30 डिग्री। राइट सर्कुलर कोन है जी, इसमें हमें क्या गिवन है जी? सेमी वर्टिकल एंगल। पहले तो इसी की बात कर लेते हैं जी, सेमी वर्टिकल एंगल। ये नीचे वाले दो बेस एंगल्स हैं जी, और ये जो एंगल है इसको वर्टिकल एंगल बोला जाता है। और इसमें से भी उसने क्या बोला? सेमी वर्टिकल, मतलब हाफ। मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना कितना हो गया? 30-30, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, और उसने क्या बोला है? रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम टू स्लांट सरफेस एरिया। स्लांट सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया, इनकी रेशियो कितनी दे रखी है? 1:3। वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया की रेशियो में 1:3 गिवन है। हमें रेडियस ऑफ बेस निकालना है। ठीक है जी, तो रेडियस ऑफ बेस निकालने के लिए अब देखो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमें गिवन क्या है जी? वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल, इनकी रेशियो 1/3 गिवन है। तो इनको देखने पहले कटिंग की, ठीक है, कैंसल आउट। हमारे पास बचता है 1/3 एच एल इज इक्वल टू 1/3, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास h इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी? l आ रहा है। ठीक है, अब निकालना क्या है जी? हमें रेडियस। ठीक है जी, तो कैसे निकलेगा? 30-60-90 थ्योरम यूज करेंगे जी हम। 30 के सामने में रेडियस है जी, इसको x मान रहा हूं, तो 60 के सामने ये हाइट है जो परपेंडिकुलर है, ये कितना हो जाएगा? √3x। ठीक है जी, तो L का जो फॉर्मूला होता है, L का फॉर्मूला क्या होता है जी? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब R हमने कितना एज्यूम किया? x, तो x स्क्वायर हो गया, प्लस h हमने कितना एज्यूम किया? √3। ठीक है जी, तो √3 का 3x का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे h कितना है? √3x। ठीक है जी, तो ये सिचुएशन होगी। अब सारी इक्वेशन हमारे पास x की फॉर्म में आ गई है जी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व होकर कितना बनेगा? ये स्क्वायर रूट उधर जाके स्क्वायर बनाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है जी। और ये कितना हो जाएगा 3x² प्लस x², 4x²। इसको हम सॉल्व करते हैं, एक मिनट। ये √3x ही है, ठीक है जी। और ये कितना बन गया रूट, ये 3x, √3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x² प्लस x², 4x² हो गया जी, ठीक है जी। और इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना बनेगा जी 2x। और हमारे पास हाँ जी, यहाँ पे एक गड़बड़ की है, यहाँ पे 1r/h हमारे पास बचा, आर एच की वैल्यू है। आर कितना हमारे लिए x, तो x के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये 3x² है, ठीक है जी। तो हमारे पास सिचुएशन है दिस, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक x, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है 2/√3, और x हमारे लिए क्या था रेडियस, तो आंसर हमारा क्या बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इक्वल, ठीक है जी। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और एक सिलेंडर है, ठीक है जी। दोनों की हाइट और रेडियस क्या बताए गए हैं जी इक्वल बताए गए, मतलब h = r। हमें दोनों की वॉल्यूम की रेशियो बतानी है। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है जी 2/3πr³, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h। इनकी वॉल्यूम की रेशियो, पाई के साथ पाई कैंसल, r² के साथ r², एक r बचा। अब 2/3r⁻h, हमें पता है कि h = r है, ठीक है जी, गिवन है, तो h के साथ r भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई के उधर चला जाएगा, तो कितना आएगा 2:3। इट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, each of the 5 angles of a polygon is equal to 172 degree and other angles are 160 degree each, ठीक है जी। एक पॉलीगन है जिसमें 5 एंगल्स हमें कितने कितने के दे रखे हैं 172 ईच, ठीक है जी। मतलब 5 एंगल्स हैं जी, इट मीन्स 5 साइड तो यही हो जाएंगी, ठीक है जी। अब उसके अलावा हर एंगल कितने डिग्री का है 160 डिग्री का है, तो वहां से हम नंबर ऑफ साइड्स पता करते हैं। अब हर एंगल, इंटीरियर एंगल 160 डिग्री का है जी। अगर इंटीरियर एंगल 160 का है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर होता है 180, तो यहां से हमें एक्सटीरियर एंगल पता लग गया 20 डिग्री का। हर एंगल, एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री का होगा। अब एक्सटीरियर एंगल निकालने की प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट क्या है 360/n, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। तो एक्सटीरियर एंगल है हमारे लिए 20, 360/n, तो यहाँ से n कितना आएगा 360/20 करके 18, तो 18 साइड्स ये निकल आई जी, ठीक है। 18 ये साइड्स हैं, 5 ये हैं, तो टोटल साइड्स कितनी हो जाएंगी जी पॉलीगन में 23 साइड्स हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर हुआ जी हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर है जी, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3πr³, ठीक है जी, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या होता है जी 3πr²। ये दोनों चीजें इक्वल है, ठीक है। हमें क्या निकालना है रेडियस निकालना, तो पाई के साथ पाई कैंसिल होगा, r² के साथ एक r बचा, तो r की वैल्यू आती है जी 9/2, मतलब 4.5, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ जी ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमने वॉल्यूम और उसको इक्वेट किया टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट, इफ x की वैल्यू में 2t गिवन है, y की वैल्यू 2t - 1/3 गिवन है, तो फॉर विच वैल्यू ऑफ t x = y होल्ड्स ट्रू, ठीक है। x = y होना चाहिए, तो x = y कर देते हैं जी। x = y है तो 2t की वैल्यू किसके बराबर होगी 2t - 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6t = 2t - 1, और यहाँ से 4t की वैल्यू कितनी आ गई -1, t कितना आ जाएगा जी -1/4, तो t की वैल्यू -1/4 डालने पे x = y हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ जी ऑप्शन 4। अगेन बहुत ही ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, x एंड y दो रियल नंबर्स हैं एंड x + y 8 है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x y बताना है। हाँ जी, ये वही कॉन्सेप्ट आ गया जो हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में भी किया था कि दो वैल्यूज का मैक्सिमम प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जी अगर वो दो वैल्यूज क्या होंगी इक्वल होंगी। अब हमें x + y कितना दिया हुआ है 8, तो x और y की ऐसी दो वैल्यूज हमें सोचनी है जिसके कारण इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, और वो पॉसिबल कब है इफ x = y, तो कितना होगा 4
एंड 4, एक्स और वाई की वैल्यू 4 एंड 4 आई, तो इनका प्रोडक्ट कितना हुआ 4 इंटू 4 16। ठीक है जी, तो मैं हमारा आंसर हुआ जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू में गिवन है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 की वैल्यू। ठीक है जी, तो पहले इसको रैशनलाइज करते हैं जी। रैशनलाइज करने पे रूट फाइव माइनस इंटू रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट+1, ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है जी, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे बनेगा हमारे पास 4। ऊपर स्क्वायर को कैंसिल करके ऊपर बचेगा हमारे पास रूट 5 प्लस 1, नीचे 4 का अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू रैशनलाइज करने पे कितनी बनती है, रूट 5 प्लस 1/2। एक वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो इसी का स्क्वायर करते हैं जी, तो रूट 5 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, तो 6 प्लस 2√5/4, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3 प्लस रूट 5/4 मतलब 3 प्लस रूट 5/2। हमें x की वैल्यू भी पता चल गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी पता चल गई। अब एक्सप्रेशन में पुट करते हैं जी वैल्यू, एक्स स्क्वायर मतलब 3 प्लस रूट 5/2 प्लस एक्स रूट 5 प्लस 1/2 माइनस 1, एलसीएम कितना आया जी 2, तो 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 2, तो कितना हो गया 4 माइनस 2 2 प्लस 2√5/2 आ गया जी, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस रूट 5/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो बचा क्या रूट 5 प्लस 1, तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ जी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन। दो लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, इनका नो सोल्यूशन है। अब नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी कब होती है जी, अब पहले तो इन इक्वेशंस को लिखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, 3x प्लस ky इज इक्वल टू -15 है। ठीक है जी, अब लीनियर इक्वेशन में अगर दो इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता तो कंडीशन होती है जी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो हमें a1/a2 b1/b2 लेके हम k की वैल्यू सॉल्व कर देंगे। a1 हमारे लिए कितना है जी, यहाँ पे 1, a2 कितना है 3, b1 कितना हमारे लिए 2, b2 हमें फाइंड आउट करना, मतलब k हमें फाइंड आउट करना है k। तो यहाँ से सॉल्व करने पे k की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो हमारा आंसर होगा जी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एक ट्राइंगल है जी ABC, जिसमें उसके बेस को दोनों तरफ प्रोड्यूस किया गया जी। ठीक है जी, ABC हमारा ट्राइंगल हुआ, इसके साइड्स को हमने प्रोड्यूस किया दोनों तरफ। ठीक है, हमें इनके एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताना कितना होगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम बताना। ठीक है जी, मान के चलते हैं ये 1 है ये 2 है। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 जो है हमारा वो किसके इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल C। ठीक है, सिमिलरली एंगल 2 हमारा किसके बराबर होगा, एंगल A प्लस एंगल B। अब हमें सम चाहिए एंगल 1 और एंगल 2 का, तुम दोनों को प्लस करते हैं जी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, A प्लस B प्लस C। ठीक है जी, अब A प्लस B प्लस C की वैल्यू किसके इक्वल है 180, इट मींस A प्लस 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है जी, A प्लस 180। अब जो 180 डिग्रीज है जी, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, पाई रेडियंस जो है वो किसके इक्वल होता है जी 180 डिग्री के। इट मींस इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू A प्लस पाई। तो कौन सी ऑप्शन सूटेबल है जी इसके लिए, सेकंड ऑप्शन हमारी सूटेबल है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक फिगर गिवन है जिसमें K और L क्या है जी, पैरेलल लाइंस हैं, हमें a² प्लस b² की वैल्यू बतानी। ठीक है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटर में जो दोनों के पैरेलल होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं K, इसको लेट्स से ये M है, तो K इज पैरेलल टू M,
और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे जी। ये कौन से एंगल होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली m किसके पैरेलल भी है? l, तो m पैरेलल टू l है, ठीक है, जिसका ट्रांसवर्सल ये है। तो ये एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल b किसके बराबर होगा? इसके। इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं हम एंगल 2। तो एंगल a किसके इक्वल है जी? एंगल 1 के। और एंगल b किसके इक्वल है? एंगल 2, ठीक है जी। और हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 पता है जी कितना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें गिवन है 45 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, अगर 45 हुआ तो एंगल ए प्लस एंगल बी भी कितना होगा? 45 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एस आर एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जी, दो सर्कल्स जिनका रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, और उन दोनों को जो सेंटर्स है उसका डिस्टेंस कितना है? 13 सेंटीमीटर। एस और आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो हमें एस आर की लेंथ निकालनी है, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमें निकालना है दो सर्कल्स का। जैसे ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है जी, ये इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये पॉइंट एस है, ये पॉइंट आर है, ठीक है जी। और इनका जो डिस्टेंस है दोनों सेंटर्स का वो कितना दिया हुआ? 13 दिया हुआ, मतलब ये C1 है, ये C2 है, और दोनों का रेडियस कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है जी? एस आर की वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स द स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कितना है जी? 13 माइनस रेडियस 1 माइनस रेडियस 2, 8 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 5। 169 माइनस 25 का अंडर रूट करेंगे 144, 144 का अंडर रूट कितना होता है? 12। तो एस आर की लेंथ कितनी आएगी? 12। ये था जी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसके अलावा एक होता है जी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे R1 माइनस R2 की बजाय R1 प्लस R2 होता है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B 90 गिवन है, एंगल C 45 गिवन है, D मिड पॉइंट है AC का, ठीक है जी। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जी, ABC, ये 90 गिवन है, D मिड पॉइंट गिवन है जी किस चीज का? AC का, ठीक है। और AC की लेंथ हमें कंप्लीट गिवन है जी 4 अंडर रूट 2, हमें चाहिए BD की लेंथ, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर D मिड पॉइंट है, ठीक है जी, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है जी, तो BD की जो लेंथ होगी वो होगी जी हाफ ऑफ AC। BD की लेंथ कितनी होगी? हाफ ऑफ AC, ठीक है। हमें AC गिवन है कितना? 4 अंडर रूट 2, ठीक है जी, तो उसका हाफ करेंगे कितना आ जाएगा जी? 2 अंडर रूट 2। तो करेक्ट आंसर हुआ जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ठीक है जी। अब इसको देखते हैं, साइन स्क्वायर 21, साइन स्क्वायर 69 को मैं 90 माइनस 21 भी लिख सकता हूं जी, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में। और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा। तो इसको मैं, ये कितना बन जाएगा? कॉस स्क्वायर 21। तो ये बन गया मेरे लिए साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 21, मतलब थीटा दोनों का इक्वल हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, angles of elevation of top of a tower from 2 points at a distance x and y from the foot of a tower are complementary। ठीक है जी, एक टावर है, ठीक है जी, उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 2 पॉइंट से फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। एक का डिस्टेंस x है, दूसरे का डिस्टेंस कितना है जी? y है। मान के चलते हैं कि ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना है जी? कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण 90 डिग्री। तो मैं ट्राइंगल बात करता हूं पहले ABC। ट्राइंगल ABC में tan C की वैल्यू, tan C की वैल्यू कितनी होगी? मतलब tan थीटा कितना होगा? AB अपॉन x, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जी tan थीटा। और अगर बात करें ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? AB अपॉन y, ठीक है जी।
अब tan 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हुई, ए बी अपॉन वाई। cot थीटा किसका रिवर्स होता है, tan थीटा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, y अपॉन ए बी। अब ये भी tan थीटा की वैल्यू है, ये भी tan थीटा की वैल्यू है, तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, ठीक है जी। तो ए बी अपॉन एक्स किसके इक्वल हो गया, y अपॉन ए बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वाई, और ए बी कितना आ गया, रूट एक्स वाई। तो हमें ए बी की लेंथ ही पता करनी थी, हाइट ऑफ टावर, तो ए बी आया रूट एक्स वाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जी, ऑप्शन सी हुआ जी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 65 एंड साइन स्क्वायर 85, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जी, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 की बात करते हैं जी पहले, ठीक है जी। हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि साइन की वैल्यूज, अगर साइन थीटा की वैल्यूज अगर मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होती है, ठीक है जी। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू 1 होगी इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है जी। तो साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 मिलके कितना बना देंगे, 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 भी कितना बना लेंगे जी, 1। अब बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर की 45 की साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे कितना बन जाएगा, 1/2। तो कितना बन गया, 2 प्लस 0.5, इट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, 2.5। तो करेक्ट आंसर हुआ जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1, और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है, √3/2। जहां ए और बी दोनों पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है, हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी। अब साइन की वैल्यू 1 कौन से डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे। इट मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हुई, 90 डिग्री। सिमिलरली कॉस की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे होती है जी, 30 डिग्री पे। इट मीन्स ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हुई, 30 डिग्री। तो यहां से हम ए बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, 2a 60, सॉरी 120, तो a कितना हो गया मेरे लिए 60। a 60 हुआ तो b कितना हुआ 30। a और b की वैल्यूज आ गई जी, तो यही हमसे पूछा गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4। तो हमें tan अल्फा की वैल्यू पता करनी है। तो अब इस क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा जी ऑप्शंस, ठीक है जी। मैं मान के चल रहा हूं कि tan अल्फा की वैल्यू √3 है। तो tan अल्फा अगर √3 हुआ, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हुई, 60 डिग्री, ठीक है जी। अल्फा की वैल्यू, क्योंकि tan थीटा tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो हमें अल्फा की वैल्यू पता चल गई। तो इन वैल्यूज को अब इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करते हैं। 3 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 7 कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है जी, कॉस 60 की वैल्यू होगी जी अपने पास 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया, 3 × 3/4 प्लस 7 × 1/4। एलसीएम 4 आएगा, तो 9 + 7 16/4। कैंसिल होकर कितना बन रहा है, 4। तो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन है जी। एक लाइन ग्राफ गिवन है, ठीक है। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव द एनुअल परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1995 टू 2000, ठीक है जी। प्रॉफिट परसेंट गिवन है कंपनी की हर साल 95 से लेके 2000 तक उसने कितना कमाया, और परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला गिवन है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी इज मैक्सिमम इन विच ईयर, ठीक है जी। कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया वो कौन से साल में सबसे ज्यादा कमाया जी, ठीक है जी। अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें, ठीक है जी, 1999 में सबसे ज्यादा परसेंट प्रॉफिट कमाया जी उस कंपनी, ठीक है जी। कितना प्रॉफिट कमाया, 70% प्रॉफिट कमाया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, 1999। नेक्स्ट, द पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी हैज इंक्रीज्ड फास्टेस्ट, ठीक है जी। किस दौरान कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा तेज ग्रो किया, ठीक है जी। अब ये भी एक विजुअल क्वेश्चन है,
ठीक है जी। अगर अब 95 टू 96 देखें, ठीक है जी, 40 था, 40 से लगभग कितना होगा, 60 हो गया, ठीक है जी, 95 टू 96 के पीरियड में। और सिमिलरली 97 टू 98 के पीरियड में देखें, ठीक है जी, तो 45 से कहाँ हो गया जी, 65 हो गया, ठीक है। तो 95 टू 96 को पहले कंपेयर करते हैं जी। 95 टू 96 40 से कितना हुआ, 55। तो मान के चलते हैं 15 ग्रो किया आउट ऑफ 40, ठीक है। और सिमिलरली 97 टू 98 का अगर हम देखें, 97 45 से कितना पहुंच गया, 65। तो कितना ग्रो किया 45 से 65, 20 आउट ऑफ 45 इंटू 100। तो इनकी परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, तो जिसमें हमें ज़्यादा परसेंटेज आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये लगभग लगभग 40% ग्रोथ रेट दे रहा है जी, 40 से थोड़ा कम होगा, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, 5 9 1/9 होता है 1144, ये लगभग होगा जी 44.44%। तो ऑब्वियस है कि जो 97 टू 98, ठीक है, ये ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन ए। बाकी 98 99 देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ग्रोथ रेट बहुत कम दिख रहा है हमें, स्टीप नहीं है। और 96 टू 97 में तो फॉल हो रहा है उसका प्रॉफिट। नेक्स्ट, रेंज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी इन परसेंटाइल, ठीक है जी, हमें रेंज निकालनी है। नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 1995 वाज 20,000 करोड़। 1995 के दौरान जो कंपनी का एक्सपेंडिचर था वो 20,000 करोड़ था। तो हमें इनकम बतानी है जी उस कंपनी की। अब 1995 का डेटा देखें तो उसको प्रॉफिट कितना है जी, 40%। तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रॉफिट परसेंट 40 हो गया जी, इनकम पता नहीं, एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 20,000 करोड़ अपॉन एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, इंटू 100 कर लेंगे, तो ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंट 8 इज इक्वल टू इनकम हमारे लिए कितनी आएगी, 28। तो उसने इनकम पूछी थी, तो आंसर क्या आएगा जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पाई चार्ट है जी। मंथली बजट प्लान है जी एक मैन का, जिसकी मंथली इनकम हमें कितनी गिवन है, 18,000, ठीक है। तो वो किस किस चीज़ पे कितना खर्चा कर रहा है ये बताया। फूड पे 105 डिग्री है, मिसलेनियस पे 40 डिग्री है, सेविंग्स पे 80 डिग्री है, एजुकेशन पे 65 डिग्री, और रेंट पे कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है जी। मंथली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फूड का खर्चा निकालना है। फूड पे कितना है जी, 105 डिग्री, तो 105 अपॉन 360 इंटू 18,000, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं, तो 105 इंटू 50 करेंगे जी, तो कितना आ जाएगा, 5250। तो करेक्ट आंसर हुआ जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मंथली सेविंग्स इज मोर देन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सेविंग्स जो है वो एजुकेशन के मुकाबले कितनी ज़्यादा हुई। अब सेविंग्स 80 डिग्री है जी, एजुकेशन कितना है, 65 डिग्री, तो कितना डिफरेंस निकल रहा है, 15 डिग्री का, आउट ऑफ 360 इंटू 18,000, ठीक है जी। तो ये सॉल्व कर लेंगे, फिर वही चीज़, 15 इंटू 5 75, तो 750 का डिफरेंस होगा जी किसके, सेविंग्स और एजुकेशन की। नेक्स्ट, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज लेस देन दैट ऑन रेंट बाय। जो एजुकेशन का खर्चा है वो रेंट से कितना कम है। अब रेंट है जी 70 डिग्री, एजुकेशन कितना है 65, तो कितना कम हुआ, 5। वही सेम चीज, 5/360 इंटू 18,000, सेम कैलकुलेशन, 36 भी कैंसिल कर लेते, कितना आ जाएगा, 250। करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज मोर देन दैट ऑन मिसलेनियस पर्पस बाय। रेंट पे जो खर्चा है वो मिसलेनियस से कितना परसेंट ज़्यादा है। अब रेंट पे कितना है जी, 70 डिग्री, मिसलेनियस पे कितना है, 40, तो डिफरेंस कितना हुआ, 30 अपॉन किससे ज़्यादा पूछा गया, मिसलेनियस, अपॉन 40 इंटू 100, तो 3/4 मीन्स 75%। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन 4। नेक्स्ट, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिसलेनियस इन रुपीज इज। मिसलेनियस पे खर्चा कितना हुआ जी, रुपीज में बताना है। अब मिसलेनियस कितने डिग्री है जी, 40 डिग्री, तो 40 अपॉन 360 इंटू 18,000,
कितना आ जाएगा जी 2000। तो करेक्ट आंसर हुआ जी ऑप्शन ए। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे डीआई के, ठीक है जी। तो ये था जी दोस्तों आज का हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं समझ आई कोई क्वेश्चन में या कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम जीएस और क्वांट दोनों की एक सीरीज चला रहे हैं जो कि हम सीजीएल एग्जाम तक कंटिन्यू रखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके सब्सक्राइब करने पे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर कोई स्टूडेंट संकल्प इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेना चाहता है ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हैं, तो कोई भी बंदा कॉल करके या जैसे विजिट करके भी हमारे पास एडमिशन ले सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।